बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 11 किस्तें सुन चुके हैं। अब 12वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। सरदार की फायर की हुई गोली उसे नामालूम कहाँ लगी थी, लेकिन उसके बाद मुझे टेलीस्कोप साइट में खाइस्ता गुल के उठे हुए हाथ नजर आ गए थे। सरदार पत्थर के पीछे से निकलकर तेजी से नीचे आने लगा था। उसके गाड़ी के करीब पहुंचने तक मैं अपनी जगह से न हिला। यूं ही वो गाड़ी से चंद कदम के फासले पर पहुंचा, मैं भी अपनी जगह से उठकर करीबन भागते हुए उस तरफ जाने लगा। मेरे करीब पहुंचने तक सरदार उसकी जख्मी टांग पर उसी का मफलर लपेट चुका था। एक नजर डालकर ही मैंने अब्दुल हक के बताए हुए हुलिये की तस्दीक कर ली थी। मैंने फौरन टेलबोर्ड के साथ गिरी हुई लाश को उठाकर गाड़ी की बाड़ी में फेंका और बाड़ी में पड़ा फालतू टायर निकालकर खाइस्ता गुल से पूछा, टायर तब्दील करने के औजार कहाँ हैं? दूर से कराहते हुए उसने अकबी नशिस्त की जानिब इशारा कर दिया। मैं फौरन वो सामान निकाल कर टायर तब्दील करने लगा। इस दौरान सरदार खाइस्ता गुल पर नजर रखने के लिए इतराफ का भी जायजा लेता रहा। टायर तब्दील करने में मुझे 10-15 से ज्यादा मिनट नहीं लगे थे। इस दौरान खाइस्ता गुल ने एक दो बार सरदार को कोई सफाई देने की कोशिश की, मगर सरदार ने गसीले लहजे में कहा, अगर इसके बाद तुम्हारे मुंह से बात निकली तो बदले में क्लाशनकोव की मिजल से भी गोली निकलेगी, और लगती कहाँ है इस बारे मुझे भी नहीं मालूम। उसके बाद टायर के तब्दील होने तक मैंने खाइस्ता गुल की आवाज नहीं सुनी थी। टायर तब्दील करते ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हमारा रास्ते के बीचों बीच ठहरना गो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन वहां करीब में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहां खाइस्ता गुल से पूछगिछ कर सकते। इसके अलावा वहां ट्रैफिक भी इतनी नहीं चलती थी कि हमें ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत पड़ती। दिन भर में चंद गाड़ियां ही नजर पड़ती थीं, लेकिन इसके बावजूद रास्ता तो रास्ता था। मेरे स्टीयरिंग पर बैठते ही सरदार भी खाइस्ता गुल की क्लाशनकोव को फ्रंट सीट पर फेंककर खुद उसके साथ अकबी जानिब घुस गया था। मेरे यकीन करें भाई साहब, मशर ज़रवली खान को गलत फहमी है। उसका माल सरदार कबील खान ने नहीं लूटा। हमें रवाना होते देखकर उसने एक बार फिर सफाई पेश करने की कोशिश की, और इस मर्तबा सरदार ने ना तो उसे टोका और ना उसकी गलतफहमी ही दूर करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता कि यह कबील खान का काम नहीं है? आप जानते ही होंगे कि सरदार कबील खान का कोई काम मुझसे छुपा नहीं है। उसके लहजे में हल्का सा तफाखुर दर आया था। तो फिर यह किसका काम है? मशर ज़रवली खान को तो अपना माल वापस चाहिए। मुझे तो बादशाह खान महसूद पर शक है, वो इसी तरह के काम करता रहता है। खाइस्ता गुल ने होले होले कराते हुए सफाई देने की कोशिश जारी रखी। इस दौरान मैंने मोड़ काट कर डबल कैबिन रास्ते से नीचे उतार कर नाले में कर ली थी, और फिर इसी तरह नाले के अंदर ही अंदर गाड़ी को आगे ले जाते हुए किसी मुनासिब जगह की तलाश में नजरें घुमाने लगा। मेरा रुख उस वक्त अलामुकील से मुखालिफ जानिब था। जल्द ही मुझे शर्की जानिब से एक नाला उस नाले में शामिल होता नजर आया। मैं नाले की मगरबी समत में था और इस वक्त जनूब मगरब की तरफ रवां दवा था। गाड़ी को नाले के छोटे पानी से गुजार कर मैं शर्की नाले में घुस गया। इस दौरान उन दोनों की गुफ्तगू जारी थी। बेशक बादशाह खान महसूद इस तरह के काम करता रहता है, लेकिन इससे मशर ज़रवली की बात हो चुकी है। वो वाज़े इनकार कर रहा है, बल्कि हर किस्म का एतबार देने के लिए तैयार है। वो कराहते हुए बोला, मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता ये काम किसका है, अलबत्ता सरदार कबील खान की तरफ से मैं हर जमानत देने को तैयार हूँ। सरदार इतने छोटे काम के लिए अपनी साख और इज्जत को दाव पर नहीं लगाता। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके दर्द में इजाफा होता जा रहा था। तो तुम्हारी नजर में ये छोटा काम है? सरदार ने तीखे लहजे में पूछा। देखें भाई, मुझे तो यही मालूम हुआ है कि 20-25 क्लाशनकोफें, 3-4 हजार क्लाशनकोफ की गोलियां और थोड़ा सा हाई एक्सप्लोजिव बारूद था। अब आप खुद इंसाफ करें, क्या सरदार कबील खान इसके लिए मशर ज़रवली खान से दुश्मनी का बीज बो सकता है? सरदार ने फौरन पूछा, तुम्हें ये तफसीलात कहाँ से मालूम हुई? हम सोए तो नहीं है भाईजान, यूं भी इस तरह की बातें कहाँ छुपी रह सकती हैं। मैंने गाड़ी दरख्तों के एक झुंड की तरफ मोड़ दी। यूं भी इस इलाके में नालों और दरख्तों की पहाड़ों ही की तरह बहताब है। दरख्त भी ऐसे जो सदाबहार हैं, सारा साल सरसब्ज ही रहते हैं। गाड़ी रोककर मैं बाहर निकला और पहली बार जुबान खोलते हुए खाइस्ता गुल को मुखातिब हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें कबील खान की हर छोटी बड़ी बात के बारे में मालूम है? बिल्कुल। अपने खुश खोंटों पर जुबान फेरते हुए उसने असबात में सर हिला दिया। कहकर मैंने सरदार को उसे बाहर निकालने का इशारा किया। वो दोनों हाथ अपनी मजरूब टांग पर रखे हुए बैठा था। सरदार ने दरवाजा खोलकर उसे बाजू से पकड़ा और बेरहमी से बाहर घसीट लिया। क्या कर रहे हो आप? तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मसक होने लगा था। नीचे गिरते हुए उसकी टांग में यकीनन गजब का दर्द उठा होगा, तभी उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अब ज़रवली के जिक्र को भाड़ में डालकर हम काम की बात कर लें। मैं उसके साथ अकड़ों बैठ गया था। उफ,
होंठ भींचते हुए उसने टांग में उठने वाले शदीद दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर हमारे दिल में उसके लिए रहम की रमक भी मौजूद नहीं थी। वो वतन दुश्मनों का आलाकार होने के साथ मासूम लोगों के कत्ल में भी मुलव्वस था। ऐसे लोग किसी रहम और किसी हमदर्दी के हकदार नहीं होते। यही वजह थी कि ऐसों को मारते वक्त मेरी ट्रैगर को दबाने वाली उंगली कभी नहीं कांपती थी। वैसे खान साहब, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं इसके जख्म पर जोरदार मुक्का रसीद करूं तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगा? मैं सरदार की तरफ मुतवज्जा हुआ। सरदार ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं, जवान आदमी है, इसे मुक्कों और लातों की क्या परवाह। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो नहीं यकीन, चलो मार कर अपना शक दूर कर लो। सरदार ने मुझे दावत दी। वो मिन्नत भर लहजे में हकलाया, खुदा के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ हो रही है और तुम मजीद तकलीफ से बचना चाहते हो तो हाय वाय को छोड़ो और मेरे चंद सवालों के जवाब दो। शायद हमारी एक और गोली जाया होने से बच जाए। मैं कसम खाता हूँ कि मशर जरवली, भाड़ में गया तुम्हारा जरवली यार। तुम्हारी सुई फिर उसी जरवली पर आन टिकी है तो तुम मशर जरवली? वो हगलाते हुए पूछने लगा था और उसके होंठों से मशर जरवली के अल्फाज निकलते ही मैंने एक हल्का सा मुक्का उसके जख्म पर जड़ दिया। उफ, वो तड़प उठा था। अब अगर तुम्हारे मुंह से किसी मशर वशर का नाम निकला तो अगला मुक्का इतना आहिस्ता नहीं मारूंगा। मैंने सख्त अल्फाज से उसे तंबीहा की। इस मर्तबा वो चेहरे पर अजियत भरे तासरात सजाए कोई जवाब दिए बगैर खामोश रहा था। अब ये बताओ कि कबील खान से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? मैंने सवालों की इब्तदा की। आपको सरदार से क्या काम है? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने अपनी रागनी अलापनी शुरू की। इस मर्तबा मैंने उसकी मजरूब टांग पर पहले से भी ज्यादा जोरदार मुक्का चढ़ दिया। हाय, मैं मर गया। उसके मुंह से जोरदार चीख खारिज हुई थी। खुदा के वास्ते, मेरी टांग में बहुत तकलीफ हो रही है। खाइस्ता गुल, ये आखिरी तंबीहा थी। इसके बाद जो पूछा जाए उसका जवाब दो। क्यों, क्या, कैसे, कुछ छोड़ दो। बस मेरे सवालों के जवाब दो, वरना पूछ कर छोड़कर मुझे तुम्हारा दिमाग जगह पर लाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? मुंह से कुछ कहे बिना उसने असबात में सर हिला दिया था। तो जो पूछा है इस बारे कुछ फूटो ना। वो जल्दी से बोला, सरदार इस वक्त अंगुराड़े में अपने खास ठिकाने पर है। शायद वो 3 दिन मजीद भी वहीं रहे। एक और बात भी याद रखना खाइस्ता गुल, मैंने ठोस लहजे में उसे धमकी दी, हम तुम्हें उस वक्त आज़ाद कर देंगे जब तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी। इसलिए अगर गलत बयानी का इरादा भी है तो इसे जहन से निकाल दो। अगर गलत बयानी की, मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया कि उसे भी मालूम था कि एक बेबस आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता है। वो गिड़गिड़ाया, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। कहकर मैंने पूछा, अब इस खास अड्डे का मुहल्ले वकू भी बता दो। अंगुराड़े से जनूब मशरब की जानिब सड़क पर करीबन 8 किलोमीटर के बाद एक छोटी सी आबादी खड़कले आती है। खड़कले से मशरक की जानिब एक कच्ची सड़क जा रही है जिसकी तवालत 5 किलोमीटर के बकदर होगी। रास्ते में एक नाला और एक छोटी पहाड़ी भी आती है। सड़क के इख्तिताम पर एक जंगल है। वहाँ सरदार की एक बड़ी हवेली मौजूद है। आम दिनों में वहाँ 2-3 मुहाफिज मौजूद रहते हैं, लेकिन जब सरदार वहाँ पर मौजूद हो तब मुहाफिजों की तादाद किसी भी तरह 15-20 अफराद से कम नहीं होती। तो कबील खान वहाँ क्या खास कम करता है? मैंने अगला सवाल किया। वहाँ वो अपने कारोबारी दोस्तों के साथ शुगल मेले के लिए इकट्ठा होता है, मतलब शराब शबाब, गाना बजाना वगैरह वगैरह। मेरी बात पर वो शर्मिंदगी जाहिर किए बगैर बोला, ये सरदारों की शौक है भाई साहब, तो वो वहाँ से कब तक लौटेगा? मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा। यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका इरादा वहाँ से सीधा अफगानिस्तान जाने का था। अब ये नहीं मालूम कि वहाँ वो कितना अरसा गुजारेंगे। अगर इसे तुम्हारे गायब होने की बाबत मालूम हो जाए तब भी वो नहीं लौटेगा। उसने कौन सा खुद मेरी तलाश में भटकना है? उसके पास इतना बड़ा लश्कर मौजूद है, वो अपने आदमियों को अंगुराड़े से भी हुक्म सादिर कर सकता है और अफगानिस्तान से भी। इसके लिए उसे अलामकील आने की क्या जरूरत है? अब जरा इस खास अड्डे की बनावट वगैरह पर रोशनी डाल लो। वो उस वसी और पुख्ता हवेली के बारे तफसीलात से बताने लगा। वो हवेली चलगोजों के जंगल में वाक़ थी और वो जंगल कबीर खान ही की मलकियत था। हवेली का अकवी हिस्सा पहाड़ी के साथ जुड़ा था। सामने मजबूत लकड़ी का एक बड़ा गेट था जो मशरकी जानिब पड़ता था। दीवारों की ऊंचाई 10-11 फुट थी। हवेली के सामने वाली दीवार जहां शुमाल और जनूबी समत की दीवार से मिल रही थी, वहां 2 मोर्चे इस तरह बने हुए थे कि उनकी चारों दीवारों पर फायरिंग करने के लिए होल मौजूद थे। उसने काफी तफसील से हवेली का नक्शा खींचा था। मुझे लगा वो हमें हवेली के हिफाजती इंतजामात से मरऊब करना चाह रहा था। इससे कुछ मजीद मालूमात पूछने के बाद मैं सरदार की तरफ मुतवज्जा हुआ। खान साहब, आपने कुछ पूछना है?
असबात में सर हिलाते हुए खास्ता गल्ब से मुखातिब हुआ, मोहतरम जनाब सरदार कबील खान के चहेते साले साहब, क्या वो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर भी यहाँ नहीं पहुँचेगा? वो थूक निकलता हुआ बोला, मगर आप लोगों ने वादा किया है कि अगर मैंने तमाम मालूमात आपको दे दी तो मुझे गोली नहीं मारेंगे। हमने जो वादा किया था इस पर हम कायम है दोस्त, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो मायूसी भरे लहजे में बोला, वो सबसे पहले अपने अगराज व मकासद मद्देनजर रखता है। मैं भी साला होने की वजह से उसका मंजूर नज़र नहीं हूँ। मेरी अपनी ज़ात में भी कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जिनकी वजह से उसने मुझे ये मकाम दिया हुआ है। ये अलहदा बात है कि लोग इसकी वजह में रिश्तेदारी को ले आते हैं। वैसे तुमने हमें पहचान लिया है या अब तक हमें जरवली का आदमी समझ रहे हो? मुझे शक है कि तुम वही हो जिसने रोशन खान को लंगड़ा किया है। वो तुम्हारा तज़किरा SS के नाम से कर रहा था। मैं मुस्कुराया। शक की वजह? चलती गाड़ी के टायर को पहली गोली से निशाना बनाना और फिर इतनी सरात से मेरे दोनों मुहाफिज के सर में गोली उतारना, ये काम हर आदमी के बस का नहीं है। मैंने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा, तो फिर तुम हमें किसी मशर जरवली से क्यों मंसूब कर रहे थे? वो साफ गोई से बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ये समझो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, और हकीकत तो ये है कि मशर जरवली नाम का कोई सरदार इस इलाके में मौजूद ही नहीं है। मैंने फौरन पूछा, तो अब क्यों एतराफ़ कर रहे हो? क्योंकि अब तुम मेरी जान बख्शी का वादा कर चुके हो। और रोशन खान कह रहा था कि SS अपने अल्फाज से नहीं फिरता। मगर मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैंने कहा था कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और इस बात पर मैं कायम हूँ। नहीं, तुमने वादा किया था कि मुझे कत्ल नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया था। मैं साफ गोई से बोला, यार सीधी बात यह है कि तुम्हें जिंदा छोड़ने से हमारी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। मैं हर किस्म की जमानत देने को तैयार हूँ। मैं इस हमले को, मगर इसकी बात दरमियान में रह गई थी, क्योंकि एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखते हुए मैंने दूसरा हाथ उसके सर पर रखा और दोनों हाथों को मुखालिफ जानिब जोरदार झटका देते हुए उसे जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया। एक मुल्क दुश्मन शख्स से हमें अहदो पैमा बांधने की कोई जरूरत नहीं थी और ना हमें उससे कोई हमदर्दी थी। सरदार ने कहा, बंदे को मारने का यह तरीका मुझे भी सिखा दो। मैं हंसा। अब जिंदा बंदा तो कोई यहाँ मौजूद नहीं, मुझे तुम्हारी गर्दन के साथ ये करके ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा। वो तुर्की बोला, नहीं, तुम मुझे जुबानी बता दो और मैं तुम्हारी गर्दन पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तुम्हें तो नहीं, अलबत्ता अपनी चिनारे बहन को मैं ये जरूर सिखाऊंगा। उम्मीद है लिजोना की आमद के बाद वो इस तरीके को किसी न किसी पर जरूर इस्तेमाल करना चाहेगी। अगर मैं भी कमांडो वालों के जेर निगरानी स्नाइपर कोर्स कर लेता तो तुम्हारी मिन्नत की जरूरत न पड़ती। अच्छा, इतना वक्त नहीं है कि हम गप्पे हाँकते रहें। ये सीखना सिखलाना बाद में भी चलता रहेगा। मैंने बाड़ी में पड़ी लाशों की तलाशी ली। उनकी नकदी और हथियार उठाकर मैंने लाशों को वहीं पड़ा रहने दिया था। उसके बाद खाइस्ता गुल की भी तलाशी लेकर उसे डबल कैबिन की बाड़ी में फेंक दिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर मुझे डैशबोर्ड से बेरेटा पिस्टल मिल गया था। पिस्तौल सरदार की जानिब बढ़ाकर मैंने कहा, थोड़ी खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करना पड़ेंगी। खुश्क लकड़ियों की कौन सी कमी है? सरदार ने बेरेटा पिस्टल नेफे में अड़स कर वहां बिखरी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। मैं भी उसका हाथ बिठाने लगा। छोटा सा ढेर इकट्ठा करके मैंने डबल केबन के ऑयल टैंकर के नीचे रखा और लकड़ियों को आग लगा दी। चलो, सरदार को कहकर मैं वहां से दूर हटता चला गया। गाड़ी से 60-70 गज दूर आकर मैंने एक गोली गाड़ी के ऑयल टैंकर पर फायर कर दी। अगर यह पेट्रोल वाली गाड़ी होती तो मुझे लकड़ियां इकट्ठा करने की तगोदो न करना पड़ती। ये डीजल वाली गाड़ी थी और डीजल को आग पकड़ने के लिए आग चाहिए होती है। डीजल टैंक में सुराख हुआ और डीजल सीधा जलती हुई लकड़ियों पर गिरा। आग की चोलों ने बुलंद होकर टैंकी को अपनी लपेट में ले लिया था। मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए हम वहां से दूर हटते गए। हम चंद कदम ही ले पाए होंगे कि एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ जो ऑयल टैंक के फटने का था। नाले तक जाते हुए वक्फे से टायर फटने के धमाके भी सुनाई देते रहे। हमने तेज रफ्तारी से चलते हुए नाला अबूर किया और फिर मगरब ही की समत बढ़ते रहे। शाम का मुल्गिजा अंधेरा सा छाने लगा था। नाले से ऊपर चढ़ाई काफी सख्त थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। वो चढ़ाई चढ़कर हम सड़क पर पहुंचे। उसके बाद भी चढ़ाई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम दाएं हाथ मौजूद नाले में उतर गए। वो नाला मगरबी पहाड़ों की तरफ से आ रहा था, लेकिन आगे जाकर ये शुमाल की समत मुड़कर अलामुकील की तरफ जा निकलता और वहां से उस नाले में शामिल हो जाता जिस नाले को हम अबूर करके आ रहे थे। लेकिन इस वक्त हमारा रुख मगरबी पहाड़ी की तरफ था। नाले में चढ़ाई निस्बतन आसान थी। पहाड़ों की जड़ में जाकर यह नाला एकदम ऊपर को उठ जाता है, वरना नीचे उनकी चढ़ाई करीबन गैर महसूस ही होती है। हम इस वक्त तक उस नाले में चलते रहे जब तक चढ़ाई दुश्वार गुजार न हो गई। इसके बाद हम दाएं तरफ की हल्की ढलान सर करने लगे और फिर पहाड़ी के मतवाजी होकर शुमाल की जानिब बढ़ने लगे। सीधे रास्ते की बजाय ये
दुश्वार गुजार रास्ता हमने इसलिए इख्तियार किया था ताकि अलामकील से कोई आदमी खाइस्तागुल वगैरह का पता करने आए तो उस रास्ते में हम न मिले। वो गाड़ी के ऑयल टैंक और टायरों के फटने की आवाज बासानी अलामकील में सुनाई गई होगी, लेकिन इसी तरह के धमाके चूंकि यहाँ का रोजमर्रा है इसलिए कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। मुख्तलिफ कबाइल की लड़ाइयाँ, पाक आर्मी और दहशतगर्दों के टाकरे, दहशतगर्दों की आपस में फायरिंग, मुजाहिदीन का कुफ्फार से दो दो हाथ करना और जाती दुश्मनी के बायस एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल आए रोज का मामूल है। इसके बावजूद कोई बाइद नहीं था कि इन धमाकों को सुनकर कबील खान के आदमी अपने बंदों का पता करने के लिए इस तरफ का रुख करते। सरदार बेटा पिस्तौल को पाकर काफी खुश था। उन तीनों की क्लाशनकोफें भी हम साथ ही उठा लाए थे। कमांडर सईद पहले वाली क्लाशनकोफों को पाकर काफी खुश हुआ था। मैं चाहता था कि कम अज कम हम वहाँ सुबह शाम जो खाना खा रहे थे इसका मुआवजा ही दहशतगर्दों के हथियारों के साथ अदा हो जाता। हम गपशप करते ही ईशा की नमाज के बाद ही कमांडर अब्दुल रशीद के घर पहुंच पाए थे। दोनों कमांडर अब्दुल हक के कमरे में बैठे किसी खास बातचीत में मसरूफ थे। कमरे का दरवाजा चूंकि खुला था इसलिए हम खटखटाने की जहमत से बच गए थे। आओ दोस्तों, आज तो सारा दिन ही गायब रहे। हमें देखते ही अब्दुल हक खुश दिली से मुस्कुराया। हाँ भैया, थोड़ा काम था। हम तीनों क्लाशनकोफें चटाई पर रखते हुए उनसे मुसाफा करने लगे। अब्दुल हक ने कहा, शाम की नमाज से जरा पहले धमाके की आवाज सुनाई दी थी। मैंने जवाबन कहा, हाँ हमने भी सुनी थी। मेरा ख्याल है किसी ने खाइस्ता गुल और उसके दो मुहाफिजों को कत्ल करके उनकी गाड़ी को आग दी है। यकीनन आपने इस गाड़ी के पेट्रोल टैंक के फटने का धमाका सुना होगा। अब्दुल हक ने हमें मुखलिसाना मशवरे से नवाजते हुए कहा, दोस्त कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तारी का मुजाहिरा कर रहे हो। एहतियात बहरहाल बहुत अच्छी होती है और जहां तक मेरे नाक़िस इल्म और तजर्बे की बात है तो कबील खान नहायत चालाक, मक्कार और खतरनाक शख्स है और यह गालबन तीसरा चौथा नुकसान है जो उसे मुसलसल तुम लोगों की तरफ से पहुंच रहा है। मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, आपके मुखलिसाना मशवरों की जरूरत हमें हमेशा रहेगी अब्दुल हक भाई। बाकी फिलहाल तो हमने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। हमारे पास उनकी ये क्लाशनकोफें हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन आपको इन क्लाशनकोफों की हेत तब्दील करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया जवान। खामोश बैठा कमांडर अब्दुल रशीद खुशदिली से बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि यह हथियार हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा है। ये कहकर वो तीनों क्लाशनकोफों का जायजा लेने लगा। सरदार, अपना 30 बोर पिस्तौल अब्दुल हक भाई को दे दो। सरदार ने सरी लाते हुए 30 बोर पिस्तौल और उसकी फालतू गोलियां कमांडर अब्दुल हक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब्दुल हक भाई, ये हमने वाना से खरीदा था। जज़ाकल्लाह। अब्दुल हक ने शुक्रगुजारी के कलमात के साथ पिस्तौल थाम लिया था। मैंने कहा, अब्दुल हक भाई, एक छोटी सी दरख्वास्त थी। हुक्म करो भाई। अगर हमारे बस में हुआ तो इनकार नहीं करेंगे। शायद 1-2 दिनों तक हम अंगुराड़े का रुख करें। क्या वहाँ भी हमें मुजाहिदीन के लिए बनी हुई दाल रोटी खाने को मिल सकेगी? अब्दुल हक तफसील बताता हुआ बोला, अंगुराड़े में हमारा बहुत बड़ा तरबीती सेंटर मौजूद है, लेकिन मैं आपको वहाँ जाने के बजाय नसरुल्लाह खान खोजल खील के घर जाने का मशवरा दूंगा। वो मेरा दोस्त बल्कि उस्ताद है। वो खुद भी तरबीती सेंटर जाता रहता है। बेहतर यही होगा कि आप ये दाल रोटी उसकी बैठक में रहकर खाएं। बाकी अंगुराड़े से पहले खमरंग और रगजई नाम की 2 आबादियां आती हैं। खमरंग में मौलवी अब्दुल्ला असगर और रंगजई में कारी गुलाम मोहम्मद के घर आपको खुश आमदीद कहा जाएगा। बस वहाँ ये कह देना काफ़ी होगा कि आप कमांडर अब्दुल रशीद और अब्दुल हक के मेहमान हैं। बाकी तस्दीक वगैरह वो खुद करते रहेंगे। मैं शुक्रगुजारी के गहरे एहसासात के ज़ेरे असर बोला, यकीनन आपका ये एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। ये कोई एहसान नहीं है मेरे दोस्त। पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी मुल्क है, बल्कि सच कहूँ तो इस्लाम का किला है और ये सब हम अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि नीयत साफ हो तो मंजिल आसान रहती है। अब यही देख लो कि बज़ाहिर तो हम एहसान कर रहे हैं, मगर हमसे कई गुना ज़्यादा आप लोग हमारे काम आ रहे हो। 9 अदद क्लाशनकोफों की काफ़ी ज़्यादा कीमत बनती है और एक क्लाशनकोफ बेचकर ही आप लोग 5-6 माह तक ऐसी दाल रोटी से मुस्तफ़ीद हो सकते हो। सिर्फ दाल रोटी नहीं है अब्दुल हक भाई, 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत मायने रखता है। अच्छा खाना खा लिया है कि नहीं? उसने खूबसूरती से मौजू तब्दील किया। ये जो मैं सुबह से दाल की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा हूँ, इससे भी आपको अंदाज़ा नहीं हुआ भाईजान, भूखा आदमी ही दाल की इतनी तारीफ कर सकता है। मेरी बात पर वो दोनों कहका लगाकर हंस पड़े थे। सरदार के होंठ भी मुस्कुराने के अंदाज में खुल गए थे। अब्दुल हक ने फौरन एक आदमी को बुलाकर हमारे लिए खाना लाने का हुक्म दिया। सरदार ने पूछा, वैसे आपने हमें तरबीती सेंटर जाने से क्यों मना कर दिया है? क्योंकि वहाँ मुजाहिदीन हर वक्त तरबियत में शुरू रहते हैं और आप लोगों का तरबियत में हिस्सा ना लेना काफ़ी सवालात को जन्म देगा। हर किसी के सामने शायद आप वजाहत न कह सकें कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। अलबत्ता ये सिर्फ मेरा अपना ख्याल है। अगर आपकी ख्वाहिश तरबियती सेंटर जाने ही की तो है तो वहाँ भी आपको रहाइश और खाना पीना ज़रूर मिलेगा। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया, हमारे लिए नसरुल्लाह साहब की बैठक ही मुनासिब रहेगी।
उसी वक्त खाने के बर्तनों के साथ एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। खाना खाकर हम खुशबूदार कहवे से लुत्फ अंदोज हुए और दोनों कमांडो से इजाजत लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। इन तीनों की लाशें उसी रात दरियाफ्त कर ली गई थीं। तीनों का आबाई इलाका भी अलामखील ही था। के बाद उनका जनाजा था। हमने बड़े एहतमाम से उनके जनाजे में शिरकत की, लेकिन कबील खान का दीदार न हो सका। खाइस्ता गुल के बकौल वो एक खुदगर्ज और मतलब परस्त शख्स ही निकला था। अपने साले के जनाजे में शिरकत न करके उसने खाइस्ता गुल की इस बात पर मोहर सब्त कर दी थी, वरना अंगुराड़े से वहां तक गाड़ी में कितना कुछ वक्त लग सकता था। और फिर इसी रोज मुजाहिदीन की एक गाड़ी अंगुराड़े जा रही थी। हम अब्दुल हक से इजाजत लेकर उसी गाड़ी में अंगुराड़े रवाना हो गए। पहले हमने सोचा था शायद कबील खान अपने साले की मौत पर वहां आ जाए, लेकिन उसे कोई ज्यादा ही खूबसूरत मसरूफियत मिली हुई थी कि उसने अलामकील आने की जहमत ही गवारा नहीं की थी। शाम की अजान के वक्त मुजाहिदीन हमें नसरुल्लाह खान खोजलखील के घर के सामने उतार कर आगे बढ़ गए थे। जाने से पहले वो नसरुल्लाह खोजलखील से हमारा तारुफ करवाना नहीं भूले थे। वो सफेद रेश मुजाहिद उम्र की उस मंजिल में था जहां इंसान को आराम की जरूरत होती है, लेकिन वो अपनी आखिरत संवारने में लगा हुआ था। उसने हमें खुशदिली से खुशामदीद कहा और अपने घर से मुल्हिक के खूबसूरत सी बैठक में हमें ले जाकर बिठा दिया। हमारी ज़रूरियात वगैरह का पूछने के बाद वो शाम की नमाज के लिए चला गया। हमने बैठक ही में नमाज पढ़ ली थी। रात का खाना इशा की नमाज के बाद ही खा सके थे। खाना काफ़ी पुरतकल्लफ बनाया गया था। खाने के बाद उसने चंद मिनट हमसे गपशप की और फिर हमें आराम की ताकीद करता हुआ चला गया। सुबह नाश्ते के बाद हम बैठक से तो निकल आए, लेकिन कबील खान के मखसूस अड्डे का रुख न कर सके, क्योंकि हम बाजार खुलने के मुंतजिर थे और हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। असले की दुकानें खुलते ही हम ड्रैगनोव राइफल के साइलेंसर का पूछने के लिए एक दुकान में घुस गए। दुकानदार के नफी में सर हिलाने पर हम अगली दुकान की तरफ बढ़ गए। असले की तीसरी दुकान में हमें मतलूबा चीजें मिल गई। उसकी खरीदारी में खाइस्ता गुल की जेब से मिलने वाली नकदी काम आई थी। हमारे पास जो बड़ी रकम मौजूद थी वो हम डी ब्लॉक पर छोड़ आए थे, क्योंकि इतनी ज्यादा रकम को साथ फिराना किसी तरह मुनासिब नहीं था। साइलेंसर खरीदकर हम जनूब मशरिक की समत रवाना हो गए। वजीरिस्तान के लिहाज से अंगुराड़ा खासा बड़ा शहर है और ये बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वाक़े है। अफगानिस्तान वहां से मगरब की जानिब पड़ता है। ये पाकिस्तान का आखिरी शहर है। घंटा डेढ़ पैदल चलने के बाद हम खड़कले के करीब पहुंच गए थे। मशरक की जानिब जाने वाली सड़क खड़कले में दाखिल होने से पहले ही नजर आ गई थी। हम उस सड़क से थोड़ा फासला रखकर चलने लगे ताकि किसी को ये शुबा तक न हो कि हम कबील खान की हवेली की जानिब जा रहे हैं। आगे चूंकि चढ़ाई थी इसलिए हमें घंटे से ज्यादा वक्त आगे भी लग गया था। इस तरह दरख्त काफी घने थे, इसलिए हमें छुप कर जाने में आसानी हो रही थी। पहाड़ी अबूर करते ही हमें वो वसी और इज़ पुख्ता हवेली नजर आ गई थी। उसके करीब जाने की बजाय हम सामने पहले जंगल में घुस गए। दरख्तों की बहताब ने हवेली को हमारी नजरों से ओझल कर दिया था। हमारे कदम सामने वाली पहाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे, जिसकी बुलंदी पर जाकर हम हवेली का अच्छी तरह जायजा ले सकते थे। इस पहाड़ी का हवेली से जमीनी फासला तो 3-4 किलोमीटर से ज्यादा था, लेकिन हवाई फासला किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। पहाड़ी की बुलंदी पर जाते ही हम एक चट्टान की ओट में लेटकर हवेली का जायजा लेने लगे। वहां से वसी और इज़ हवेली बिल्कुल वाज़े नजर आ रही थी। खाइस्ता गुल ने हवेली के बारे बिल्कुल सही तफसीलात बताई थी। अभी हम हवेली का मुकम्मल जायजा नहीं ले पाए थे कि हमें हवेली का दाखिली दरवाजा खुलता नजर आया। दरवाजा खुलते ही 4 डबल केबन बाहर निकली और दरख्तों में गायब हो गई। चंद मिनट बाद वो हमें उस पहाड़ी रास्ते पर दिखाई देने लगी जिस तरफ से हम चल कर आए थे। बुलंदी से नीचे उतरकर चारों गाड़ियां हमारी नजरों से ओझल हो चुकी थीं। खान साहब, मुझे तो लगता है वो कमीना यहाँ से निकल चुका है। मैं भी तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ, सरदार ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। मैंने मुंह बनाकर कहा, गोया यहाँ आना बेकार गया। नहीं, हवेली का जायजा तो लेना ही है ना, बल्कि मेरा तो मशवरा है अंदर घुस कर भी देख लेते हैं। खाइस्ता गुल के कहने के मुताबिक कबील खान के जाने के बाद वहाँ 2-3 आदमी रह जाते थे। अगर ये इतलात दुरुस्त है तो एक वक्त में एक आदमी को ड्यूटी पर होना चाहिए, बाकी 2 आराम करते होंगे, और एक आदमी को लाइल्म रखकर अंदर घुसना तुम्हारे जैसे चोर के लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं कैसे चोर हुआ? लिजोना का दिल तुमने चुराया हुआ है और चोर मैं ठहरा। तुम्हें कमांडो वालों ने इतने तरीके तो सिखाए ही होंगे। उन्होंने यकीनन बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे अपनी यूनिट के उस्तादों ने तरबियत दी है। वो हंसा मजाक कर रहा था, यार तुम तो संजीदा ही हो गए। अल्लाह की जान, अब पठान भी मजाक करने लग गए। अच्छा, बकवास करने की जरूरत नहीं है और अब मोर्चों के होलों का जायजा ले लो। क्या कोई हरकत नजर आ रही है? मैं संजीदा होते हुए बोला, मैं काफी देर से होलों का जायजा ले रहा हूँ, लेकिन कोई हरकत नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है अपना सामान और हथियार यहीं छोड़कर हवेली के करीब जाकर देखते हैं, शायद अंदर जाने की कोई सूरत निकल आए।
यूं भी हमारे पास पिस्तौल मौजूद हैं और मेरा ख्याल है गलाक और ब्रेटा की मौजूदगी में हमें किसी राइफल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सामान के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढ लें। मैं उससे इत्तेफाक करते हुए उठ गया। आध पौन घंटा की तलाश के बाद हमें एक गार मिल गया था। वो गार इतना ऊंचा जरूर था कि इसमें हम सर झुकाकर खड़े हो सकते थे। वहां पत्थरों से बना आरजी चूल्हा और उसमें पड़ी राख हमें ये बावर करवाने के लिए काफी थी कि इस गार को पहले भी कोई इंसान इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन वो राख काफी पुरानी थी, गोया ये महीनों पहले किसी ने आग जलाई थी। अपने सफरी थैले और हथियार वहां छोड़कर हम गार से बाहर निकल आए। सिर्फ पिस्तौल हमने अपने पास रहने दिए थे। अलबत्ता मैंने छोटी सी ताकतवर दूरबीन भी थैले से निकालकर जेब में डाली थी। एक हल्की चादर हमने मकामी लोगों के अंदाज में सर पर पगड़ी के तौर पर बांधी और इसका एक तरफ से लटका हुआ पल्लू हमने अपने चेहरों के गिर्द इस तरह लपेटा कि पल्लू ने निकाब की तरह हमारा चेहरा छुपा लिया था। हवेली के करीब पहुंचकर हमने दरख्तों की आड़ में रहते हुए दाखिली दरवाजे का जायजा लिया। मजबूत लकड़ी का दरवाजा जिस पर सुर्ख और सब्ज रंग का पेंट किया गया था। किसी किस्म की हरकत न होती देखकर मैंने दोनों मोर्चों का जायजा लिया, मगर वहां भी सुकून नजर आया। हम जनूब की जानिब से एक चक्कर काटकर हवेली की अकबी जानिब पहुंचे। अकबी जानिब की दीवार तो बाकी तीनों दीवारों से कम बुलंद थी, लेकिन इस पर कांटादार तार इस अंदाज में लगी हुई थी कि उसको काटे बगैर अंदर जाना मुमकिन नहीं था। हमने पहाड़ी ढलान पर चढ़कर दूरबीन से सामने की दीवार में मौजूद मोर्चों का जायजा लिया, लेकिन मोर्चों में संतरी मौजूद नहीं था। दोनों मोर्चों के नीचे पुख्ता कमरा बना हुआ था और कमरे की छत पर चढ़ने के लिए लोहे की एक मजबूत सीढ़ी भी दिखाई दे रही थी। मोर्चों का दरवाजा मगरबी दीवार में बना हुआ था। इन दराजों में कवाड़ मौजूद नहीं थी। अगर इन मोर्चों में कोई एक आदमी भी मौजूद होता तो हम इस ढलान पर बैठे हुए आसानी से नजर आ गए होते। मैंने मशवरा देते हुए कहा, मेरा ख्याल है अंदर दाखिल होने के लिए जनूबी दीवार मुनासिब रहेगी। इंतजार किस बात का है? सरदार फौरन जनूबी दीवार की जानिब बढ़ गया। मैं अंदर जाऊंगा और तुम इसी दीवार के मशरकी कोने पर मेरे इशारे का इंतजार करना। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगा, वरना तुम बाहर निगरानी करते रहना। मेरा ख्याल है सीनियर होने के नाते ये फैसला करना मेरा हक बनता है, अंदर कौन जाएगा और बाकी निगरानी का काम कौन सरंजाम देगा। सरदार फौरन मुतअर्रज होता हुआ बोला। मैंने पूछा, पता है पठानों की सबसे बुरी आदत कौन सी होती है? वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे बकौल तो पठानों की सारी आदत ही बुरी होती हैं। हाँ, मगर अब मैं सबसे बुरी आदत का पूछ रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ अपने साथी को खतरे का सामना करने देने के बजाय अपनी जात को पेश करना अच्छी आदत है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, इसे कहते हैं पठानी मिजाज। अब जरा ये बताओ कि तुम्हारा निशाना मुझसे बेहतर है? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। क्या तुम्हारे पास साइलेंसर लगा पिस्तौल मौजूद है? नहीं। उसने इस मर्तबा भी अपना सर दाएं बाएं हिला दिया था। क्या तुम जिस्मानी लड़ाई बढ़ाई में मुझसे बेहतर हो? उसने हस्बे तवक्का कहा। नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि अंदर जाकर करना क्या है? वो सोचते हुए बोला, इस बारे तो हमने मशवरा ही कोई नहीं किया। मैंने आखिरी सवाल पूछा, अब बताओ अंदर किसे जाना चाहिए? तुम ही मरो। मुंह बनाते हुए उसने दीवार से पीठ टेकी और अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर दोनों हाथ अपने सामने पकड़ लिए। मैंने हंसते हुए उसके दोनों हाथों पर एक पांव रखा और दूसरा पांव उसके कंधे पर रखकर मैंने दीवार का ऊपरी किनारा पकड़ा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। इस चौड़ी दीवार पर उल्टा लेटकर मुझे तमाम हवेली का अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था। दाखिली गेट की दोनों जानिब में दो छोटे कमरे बने हुए थे। कमरों के साथ ही सामने के रुख यानी मशरकी दीवार के साथ दोनों जानब गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई थी। पुख्ता ईंटों के सतूनों पर लोहे की चादर की छत थी। इस वक्त भी जनूबी तरफ की पार्किंग में सफेद रंग की एक सिंगल केबन टोयोटा खड़ी थी और इसके साथ ही एक बड़ा टैंकर खड़ा था जिसमें यकीनन हवेली की जरूरियात का पानी लाया जाता होगा। सामने की दीवार के दोनों कोनों में भी एक कमरा बना हुआ था जिसकी छत पर दोनों मोर्चे बने हुए थे। शिमाली दीवार में मोर्चे वाले कमरे के साथ दो गुसलखाने और दो बैतुल खलाब बने नजर आ रहे थे, यकीनन मुलाजमों के लिए बनाए गए थे, जबकि जनूबी दीवार में एक बावर्ची खाना बना हुआ था। उसके साथ हवेली का वसी सेन था जिसमें किसी भी किस्म के शुगल मेले के लिए काफी गुंजाइश मौजूद थी। खाइसा गुल के बकौल वो जो नाच गाने वगैरह की महफिल सजाते थे उसके लिए ये सेहन बहुत मुनासिब था। इसके बाद शुमाल मगरबी दीवार में एक एनेक्सी जैसी बनी नजर आ रही थी। इस हवेली के अंदर होते हुए भी वो बाकी हवेली से अलहदा थी। उसकी 2-3 फुट ऊंची चारदीवारी भी बनाई गई थी जो बांस की लकड़ी को चीरकर उसके टुकड़ों से बनाई गई थी। मालूम यही होता था कि वो खुसूसी मेहमानों के लिए थी या ये मुमकिन था कि वो सिर्फ सरदार कबीर खान के इस्तेमाल के लिए हो। इस नेक्सी और जनूब मगरबी तरफ बनी हुई हवेली की असल इमारत को एक बरामदा आपस में मुल्हिक करता था। मैं 2-3 मिनट दीवार पर लेटकर हवेली का जायजा लेता रहा। मुलाजमों के शुमाली कमरे का दरवाजा मुझे खुला हुआ नजर आ रहा था। बावर्ची खाने से उठता हुआ धुआं इस बात का मजहर था
कि कोई खाना वगैरह बना रहा है। दाखिली दरवाजे के पास एक कुर्सी रखी हुई थी और उसके साथ ही दीवार के सहारे एक कलाशनकोफ खड़ी थी। मैं जिस दीवार पर लेटा था उसके 2 फुट नीचे कमरे की छत बनी हुई थी। मैं आहिस्ता से कमरे की छत पर उतर गया। गो इस कमरे में किसी की मौजूदगी बाइदुल क़ियास थी। इसके बावजूद एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना मुझे गवारा नहीं था। दीवार के साथ लगकर चलता हुआ मैं उस जगह पहुंचा जहां से नीचे उतरकर मुलाजमों के लिए बने हुए बावर्चीखाने का फासला मुझसे 15-20 गज से ज्यादा न होता। नीचे उतरते वक्त मैं छत की मंडेर पकड़कर नीचे लटका और पंजों के बल कूद गया। नीचे कूदते ही मैं उसी कोने में दुबक गया और उसके साथ ही कमर से बंधे होल्स्टर से ग्लॉक 19 मेरे हाथ में आ गया था। उसकी नाल में साइलेंसर फिट करके मैं आहिस्ता से उठा। मेरा इरादा अंदरूनी इमारत का जायजा लेने का था, लेकिन मेरी या उस मुलाजिम की बदकिस्मती जो उस वक्त बावर्चीखाने से रोटियों का छाबा और सालन का ढोंगा उठाए बाहर निकला। अगर वो सामने देखता हुआ मुलाजमों के बने हुए कमरे का रुख करता तो यकीनन जिंदा बच गया होता, लेकिन इस वक्त उसने बगैर किसी वजह के ठीक उस तरफ निगाह दौड़ाई जहां मैं मौजूद था। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ठक की आवाज के साथ गलाक के मिजल ने गोली उगली और वो माथे में लगने वाली गोली की वजह से पीछे की तरफ गिरा था। उसके नीचे गिरने के शोर से ज्यादा उसके हाथ में थामे डोंगे के गिरने का शोर हुआ था। ओए हमायूं, फिर क्या गंद कर दिया है? यकीनन डोंगे के गिरने की आवाज इस कमरे तक पहुंच गई थी। अनजानी हमायूं ने वाकई गंद किया था कि अपने साथ अपने साथियों की मौत का भी सबब बन गया था। अब अगर मैं उन्हें जिंदा छोड़ देता तो खुद मेरी सलामती खतरे में पड़ जाती। मैं तेज रफ्तारी से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आई थी। मरने वाले की तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होंने कमरे के बाहर झांकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। दरवाजे पर रुके बगैर मैं अंदर दाखिल हुआ। एक आदमी कानों में ईयरफोन लगाए मोबाइल पर गाना बजाना या उसी किस्म की कोई और चीज सुन रहा था, जबकि दूसरा क्लाशनिकोव की बैरल में राड मारकर सफाई कर रहा था। पहली गोली मैंने उसकी खोपड़ी में उतारी, जबकि मोबाइल फोन के साथ मशगूल आदमी की तो आंखें ही बंद थीं, इसलिए उसे गोली लगने के बाद भी मालूम न हो सका कि उसके साथ क्या हो गया है। ये मोबाइल फोन भी बड़ी अजीब ऐजाद है कि जहां कॉल के लिए सिग्नल मौजूद ना हो वहां भी लोग इसे इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकते। एक छोटी सी मशीन जिसमें दर्जनों सिस्टम मौजूद हैं। वजीरिस्तान में जहां मोबाइल फोन की सर्विस नहीं मिलती वहां भी मैंने ज्यादातर नौजवानों के हाथ में मोबाइल फोन देखे हैं। खाइस्ता गुल के कहने के मुताबिक कबील खान की गैर मौजूदगी में वहां 2 से 3 मुहाफिज मौजूद होते हैं और 3 आदमियों को मैं खत्म कर चुका था। मैं वहां से निकलकर उस अलहदा इमारत की तरफ बढ़ गया जिसकी 4 दीवारी में बांस की लकड़ियां इस्तेमाल की गई थी। वही जगह मुझे इस हवेली में सबसे अहम नजर आ रही थी। एक बार तो मेरा इरादा हुआ कि सरदार को भी बुला लूं, मगर फिर ये सोचकर वो बाहर की निगरानी कर रहा है, मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अपने तई में तमाम मुहाफिजों का खात्मा कर चुका था, इसलिए पिस्तौल मैंने बेपरवाही के अंदाज में पकड़ा हुआ था। बांसों की लकड़ियों की बनाई हुई 4 दीवारी के बीचों बीच एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था, जिसके साथ साथ फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। उस रास्ते के इख्तिताम पर एक छोटा सा बरामदा था, उसके साथ ही लकड़ी का भूरे रंग का मुनकश दरवाजा था। दरवाजे के हैंडल को हाथ से नीचे करते हुए मैंने दरवाजे को धकेला और दरवाजा बेआवाज खुलता चला गया। अंदर खूबसूरत ईरानी कालीन बिछा हुआ था। उसके ऊपर चारों इतराफ में सोफा सेट रखे हुए थे। हर सोफा सेट के सामने शीशे की टेबल पड़ी थी, जबकि सोफों के दोनों पहलुओं पर शीशे की तपाइयां रखी हुई थीं। वो सिटिंग रूम काफी वसी था। 3 इतराफ की दीवारों में शीशे की खिड़कियां थीं जिन पर दबीज और खुशरंग पर्दे लटके हुए थे, जबकि मगरबी दीवार में एक गैलरी का रास्ता नजर आ रहा था। सोफों के पीछे भी काफी जगह खाली पड़ी थी। मैं उसी गैलरी की तरफ बढ़ा। गैलरी की दोनों जानब 2 कमरों के दरवाजे थे। उस इमारत के तमाम दरवाजे भूरे रंग के थे जिन पर दीदा जेब नक्शो निगारी की गई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि किस दरवाजे को खोलूं कि अचानक शुमाली जानिब मौजूद कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। वहां से बरामद होने वाला चेहरा एक खूबसूरत और दिलकश लड़के का था। उसकी उम्र 16-17 साल के करीब होगी। उसने हाथ में क्लाशनिकोव पकड़ी हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर उछल पड़े थे। मैंने एकदम अपना पिस्तौल वाला हाथ सीधा करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसने हाथ में पकड़ी क्लाशनिकोव की बैरल डंडे की तरह मेरे हाथ पर दे मारी। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर दबीज कालीन पर जा गिरा। मैंने पिस्तौल संभालने की बजाय फौरन उसके क्लाशनिकोव वाले हाथ पर जोरदार ठोकर रसीद की। क्लाशनिकोव भी पिस्तौल के पास पहुंच गई थी। उसने एकदम झुककर मेरे पेट में टक्कर मारी। मैं कोहलुओं के बल नीचे गिरा और मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उस वक्त हल्की सी सुस्ती भी मुझे मौत से हमकिनार कर सकती थी। मेरे गिरते ही वो क्लाशनिकोव उठाने के लिए झुका और मैंने लेटे लेटे ही उसके दाएं पहलू पर जोरदार लात रसीद कर दी।
वो क्लाशनकोफ को पकड़ चुका था। मेरी लात खाते ही दीवार से जा टकराया। उसके संभलने तक मैं अगली ठोकर उसकी क्लाशनकोफ पर मार चुका था। गन एक मर्तबा फिर उसके हाथ से गिर गई। क्लाशनकोफ उठाने का ख्याल तर्क करते हुए उसने खाली हाथ ही मुझ पर हमला कर दिया। अपना बायां बाजू घुमाते हुए उसने मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। मैंने अपना सर जरा पीछे हटाया। उसका जोरदार मुक्का मेरी छाती में पड़ा। मैं बेसाख्ता 2 कदम पीछे हो गया था। एक मुक्का मारकर वो रुका नहीं था, बल्कि मुसलसल मेरे चेहरे को निशाना बनाने के लिए अपने हाथ चला रहा था। उसके मशीनी अंदाज में चलते हुए हाथ मुझे ये बावर करवाने के लिए काफी थे कि वो लड़ाई की अच्छी खासी शद्दोबद रखता है। 1-2 कदम पीछे रहते हुए मैं गैलरी से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया था। वो भी मुक्के मारता हुआ मेरे साथ ही चला आया था। ड्राइंग रूम में आते ही मैंने झुकाई देकर उसका मुक्का खता किया और उसके साथ मेरी जोरदार लात उसके पेट में लगी। वो कोहलों के बल नीचे गिरा। उसके खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर अजियत भरे असरात नमूदार हुए, जिन पर काबू पाने में उसे देर नहीं लगी थी। नीचे गिरते ही वो फौरन उठा। उसी वक्त मैंने दायरवी मुक्का घुमाकर उसकी ठोड़ी पर दे मारा। अगर वो इसी जगह पर लग जाता तो यकीनन उसे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन 1 कदम पीछे लेते हुए उसने मेरे हमले को नाकाम बना दिया और उसके साथ ही एक जोरदार लात मेरे पेट में रसीद कर दी, ठीक उसी जगह जहां उसने सर की टक्कर रसीद की थी। मेरे नीचे गिरते ही उसने छलांग लगाकर अपनी बाईं कोहनी से मेरी छाती को निशाना बनाने की कोशिश की। अगर उसकी कोशिश कामयाब हो जाती तो आज शायद मैं ये कहानी आपके सामने पेश करने के लिए जिंदा ना होता। सरात से करवट बदलते हुए मैंने उसकी कोहनी की जर्ब से खुद को बचाया। उसकी कोहनी दबीज कालीन पर लगी थी। जिस शिद्दत से उसने मुझे कोहनी का निशाना बनाने की कोशिश की थी, अगर नीचे कालीन ना होता तो उसकी कोहनी की हड्डी टूट गई होती, लेकिन कालीन की वजह से उसे ज्यादा जर्ब नहीं आई थी। उसके संभलने से पहले मैंने दोबारा करवट बदलते हुए उसे छापने की कोशिश की, मगर उसने फौरन सीधा होते हुए अपनी दोनों टांगें इकट्ठी करके मेरे पेट में टेकी और मुझे दीवार की तरफ उछाल दिया। मेरी पीठ जोरदार अंदाज में दीवार से टकराई, लेकिन अपना सर मैं दीवार से टकराने से बचा गया था। मेरे संभलने तक वो उछल कर खड़ा हो गया था। हम एक मर्तबा फिर आमने सामने थे। उसकी काली स्याह आंखों में गैज़ो गजब अलकोरे ले रहा था। उसमें कोई शक नहीं कि इतना खूबसूरत लड़का इससे पहले मेरी नजर से नहीं गुजरा था। यकीनन वो कबील खान का कोई खास पुर्जा था। इस इलाके में एक बड़ी बीमारी खूबसूरत और बेरेश लड़कों का शौक रखना भी है। शायद कबील खान को भी कोई ऐसा ही मर्ज लाहक था। उसने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और एक बार फिर मुझ पर हमला आवर हुआ, लेकिन अब मैं संभल चुका था। इससे पहले मैंने उसे संजीदगी से नहीं लिया था। उसके सराज से चलाए गए मुक्कों से खुद को बचाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेजी में उसके बाजुओं की बजाय उसकी कमीज का गिरेबान मेरे हाथ में आ गया था। गिरेबान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मैंने उसे जोर से घुमाकर दीवार पर मारने के लिए अपनी जानिब खींचा। उसे भी मेरे दाव के बारे मालूम हो गया था। अपने पांव जमीन पर जमाते हुए उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़ाने की तगो-दो की और उसके साथ ही चर की आवाज के साथ उसकी कमीज सामने से फटती चली गई। गिरेबान पर मेरी गिरफ्त ढीली होते ही वो लड़खड़ा गया था और उसके संभलने से पहले 1 कदम आगे लेते हुए मैंने उसकी ठोड़ी पर दायरवी मुक्का चढ़ दिया। वो लहरा कर मुंह के बल कालीन पर गिर गया था। मैं गहरे सांस लेकर अपने गुस्से और फूलती हुई सांसों को काबू करने लगा। उसी वक्त मुझे सख्ती से ये ख्याल आ रहा था कि मैंने सिर्फ हथियार पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं जिस्मानी लड़ाई की बाकायदा तरबियत ले चुका था, बल्कि ये तरबियत तो स्नाइपर को दी जाती है। ये और बात की निशानाबाजी की तरह जिस्मानी दावपेच में भी कोई ज्यादा अच्छा होता है और कोई बस गुजारा करता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम साथियों पर इस लिहाज से भी फायक था। मैंने इरादा कर लिया कि फारूक औकात में सरदार के साथ इसकी मशक किया करूंगा। सांस बहाल होते ही मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो मुझे कबील खान के बारे काफी कीमती मालूमात पहुंचा सकता था। यह भी मुमकिन था कि उसकी वजह से मैं कबील खान को ब्लैकमेल कर सकता। कमरों की तलाशी लेने से पहले मैंने जरूर समझा कि उसे बांध दूं, और उसके बांधने के लिए उसकी फटी हुई कमीज से बेहतर कोई चीज नहीं थी। उसके पास अकड़ों बैठते हुए मैंने उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया और उसके साथ ही मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ डाला हो। उसके उरियां बालाई जिस्म पर नजर पड़ते ही मेरा सांस रुकने लगा था। वो लड़का नहीं बल्कि एक नौजवान लड़की थी। लड़कों वाले कपड़े, लड़कों ही की तरह छोटे बाल। हालांकि इस इलाके में तो मर्द भी औरतों की तरह लंबे बाल रखने के आदी होते हैं। सबसे बढ़कर उसकी नाक और कान में जेवर वगैरह डालने के लिए कोई छेद मौजूद नहीं था।
मैं ज्यादा देर इस नज़ारे की ताप न ला सका और फौरन उसे ऊंधे मुंह लिटा दिया। उसके साथ ही उसकी कमीज को 3-4 टुकड़ों में तब्दील करके इन लंबी पट्टियों से उसके हाथ और पांव बांध दिए। उस तरह से फारिग होकर मैंने गर्दन की एक मखसूस रग को दबाकर उसकी आर्जी बेहोशी की तवालत को बढ़ा दिया था। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि वो कबील खान की रखेल थी और उसी के हुक्म पर मर्दाना हुलिया बनाया हुआ था। ये भी हो सकता था कि मर्दाना हुलिये में घूमना उसका अपना शौक हो। इसी वजह से उसने लड़ाई बढ़ाई में भी अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी। एक गुमान मुझे ये भी हुआ कि वो उसकी दूसरी बीवी न हो, लेकिन फिर मैंने सख्ती से इस गुमान को रद्द कर दिया, क्योंकि एक तो वो बहुत कम सिन थी, दूसरा बीवियों को घर में रखा जाता है ऐशो आराम के अड्डे पर नहीं, तीसरा उसके नकूश खाइस्ता गुल से बिल्कुल नहीं मिलते थे, जिसके बारे सुना था कि वो कबील खान की दूसरी बीवी का भाई है और सबसे बढ़कर अपने भाई की मौत पर उसके यहाँ रहने की कोई तुक नजर नहीं आ रही थी। उसे तो अलाम खील में होना चाहिए था। बहरहाल इस बारे सोचने का बहुत वक्त मिलना था। फिलहाल मैंने वहां की तलाशी लेना थी। इस गैलरी के दाएं बाएं सिर्फ 2 कमरे थे। मैं उसी कमरे में घुस गया जहां से वो बाहर निकली थी। वो एक पुरतेज ख्वाबगाह थी। कमरे के वसत में लकड़ी का डबल बेड पड़ा था जो भूरी पाले से चमक रहा था। उस पर तह किया हुआ गहरे नीले रंग का खूबसूरत कोरियन कंबल रखा था। गहरे नीले रंग ही की बेडशीट और तकियों के गिलाफ थे। खिड़कियों के पर्दे भी उसी रंग के थे। अलबत्ता कमरे की 4 दीवारों में हर दीवार मुख्तलिफ रंग के डिस्टेम्पर में रंगी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी लेने लगा, लेकिन वहां मुझे कोई काम की चीज न मिल सकी। बस अय्याशी का मुख्तलिफ सामान भरा था। एक मुकम्मल अलमारी तो मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलों से भरी हुई थी। बेड साइड टेबल के दराज वगैरह खंगालने के बाद मैं दूसरे कमरे में घुस गया। वो भी एक ख्वाबगाह ही थी। वहां एक अलमारी में मर्दाना लिबास टंगे हुए देखकर मैंने एक कमीज उतार कर अपने पास रख ली थी, क्योंकि इस लड़की का किरदार कैसा ही क्यों नहीं था, मुझे मेरा इखलाक ये इजाजत नहीं देता था कि इस पर काबू पाने के बाद मैं उसे बुरहना हालत में फिराता रहता। दूसरे कमरे से निकलकर मैंने गैलरी के आखिरी कोने तक जाकर देखा। वहां भी एक खिड़की बनी हुई थी। करीब पहुंचने पर मुझे खिड़की का टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। दबेज पर्दे की वजह से टूटा हुआ शीशा दूर से नजर नहीं आ रहा था। वापस ड्राइंग रूम में आकर मैंने उस लड़की की हाथ की बंशें खोली और उसे कमीज पहनाकर दोबारा उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए। वहां से निकलकर मैंने दूसरी इमारत का भी सरसरी जायजा लिया, लेकिन काम की कोई चीज नजर न आई। दूसरे कमरों का जायजा लेते हुए मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। पहले भी बड़ी मुश्किल से बच पाया था कि 17-18 साल की लड़की ने मुझे नाखून चने चबवा दिए थे। मुमकिन था कि किसी और कमरे से उससे भी बड़ी आफत मत्थे लग जाती। इमारत के बाकी कमरों में भी बस जरूरत ही का सामान रखा हुआ था। कमरों का जायजा लेते ही मैंने दाखिली दरवाजे की जैली खिड़की खोलकर सरदार को अंदर बुला लिया। सरदार, इस कमरे में सिंगल कैबिन की चाबी या तो दीवार से लटकी होगी या किसी लाश की जेब में होगी। वो चाबी और वहां रखे हथियार उठाकर सिंगल कैबिन में रखो, मैं आता हूँ। मज़कूरा कमरे की तरफ इशारा करके मैं उस लड़की को उठाने चल पड़ा। मेरी वापसी तक सरदार भी ट्यूटा की चाबी और 3 कलाशनकोफें उठाकर बाहर निकल आया था। ये कौन है? उसने मेरे कंधे पर उठाई लड़की की तरफ इशारा किया। इस लड़की को ट्यूटा की बाड़ी में रखते हुए मैंने जवाब दिया, ये बहुत खास पुर्जा है, यूं समझो कबील खान तक पहुंचने की चाबी है। उस पर नजर पड़ते ही बेसाख्ता सरदार के मुंह से निकला, यार ये तो बहुत खूबसूरत लड़का है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहा तो है ये खास चीज है, उसका मतलब है कबील खान भी लोंडों का शौकीन है। सरदार ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, खान साहब पठानों वाली बात न करो, ये लड़की है। क्या? उसने हैरानी से एक मर्तबा फिर उस लड़की का जायजा लिया, लेकिन इसने हुलिया तो बिल्कुल लड़कों वाला बनाया हुआ है। मैंने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, हुलिया को छोड़ो, चेहरे के नकूश पर गौर करो। तो अब इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ बैठने के लिए उसने दरवाजा खोलना चाहा। उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने पूछा, दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा वापस बंद करते हुए मुंह बनाते हुए बोला, जूनियर होने के नाते दरवाजा खोलना तो तुम्हें चाहिए था, लेकिन क्या करें, आजकल तो सीनियर जूनियर की तमीज ही नहीं रही। मैं ज़ेरला मुस्कुराते हुए गाड़ी में सेल्फ घुमाने लगा। गाड़ी स्टार्ट करके मैंने पीछे ले जाकर दाखिली दरवाजे की सीध में की। उस वक्त तक वो दरवाजा खुल चुका था। मैंने जूं ही गाड़ी बाहर निकाली, वो दरवाजा बंद करके मेरे पास आन बैठा। अब बताओ इस मुसीबत को कहाँ ले जाना है? जहाँ अपना सामान रखा है वहां ले जाकर पूछगछ करते हैं। अगर मुनासिब लगा तो इसके जरिए कबील खान को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। सरदार ने ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, वैसे इसकी शक्ल और सूरत को देखकर तो यूं ही अंदाजा हो रहा है कि हम कबील खान को ठीक ठाक धचका पहुंचा चुके हैं। मैंने कहा, यह तो इससे बातचीत करने पर मालूम होगा। दरख्तों से बचने के लिए मुझे मुसलसल स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा था। रास्ता भी नाहमवार था कि गाड़ी को मुसलसल झटके लग रहे थे। गाड़ी को गार के दहाने तक ले जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गार ढलान पर बनी हुई थी। गार के दहाने के मुतवाजी गाड़ी रोककर मैंने सरदार को कहा, गाड़ी वापस ले जाओ और दोनों गाड़ियों के ऑयल टैंकर में सुराख करके
तेल निकाल कर वहां मौजूद तमाम सामान और गाड़ियों को आग लगा दो। अब जबकि इसके मुहाफिजों की मौत के बाद ये बात खुल गई कि समारा तक हम पहुंच गए हैं, तो कबीर खान का कुछ नुकसान करना भी तो बनता है। ये काम मुझे वाकई पसंद है। सरदार खुशी से चहकते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी से उतरकर मैंने लड़की को खींच कर नीचे उतारा और लड़की वाली और बाकी 3 मुहाफिजों वाले हथियार भी गाड़ी से उतार कर नीचे रख दिए। सरदार गाड़ी को मोड़कर दोबारा कबीर खान की हवेली की जानिब बढ़ गया था, जबकि मैं उस लड़की को कंधे पर उठाकर ऊपर चढ़ने लगा। गार के दहाने के सामने काफी दरख्त मौजूद थे, जिनके अक में दहाना बिल्कुल छुपा हुआ था। लड़की को गार में लिटाकर मैं दोबारा नीचे पहुंचा और तमाम हथियार भी वहां उठा लाया। लड़की को अभी तक होश नहीं आया था। उसे दीवार के साथ टेक लगाकर बिठाकर मैंने थैले से पानी की बोतल निकाली। आधी बोतल अपने मैदे में उतार कर मैंने बाकी पानी उसके मुंह पर अंडेल दिया था। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। होश में आते ही वो एक तरफ ढिलक गई। उसे दोबारा बाजू से पकड़कर मैंने दीवार के साथ बिठा दिया। गहरे सांस लेते हुए उसने नफरत भरी निगाहें मेरे चेहरे पर डाली। इस वक्त मेरी आंखों से फूटने वाली नफरत भी कुछ कम दर्जे की नहीं थी। न मालूम क्यों मुझे उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम्हारा नाम? मैंने उसकी 16 बार आंखों में झांकते हुए पहला सवाल किया, मगर वो होंठ भींचे उसी अंदाज में मुझे घूरती रही। मेरा हाथ बिजली किसी सराज से घूमा। चटाक की आवाज के साथ उसका बायां गाल सफेद से सुर्ख हो गया था। वो दाएं तरफ लुढ़क गई थी। उसके बवाए कट बालों को बेदर्दी से पकड़कर मैंने दोबारा सीधा बिठा लिया। तुमसे नाम पूछा है। मैंने जहर खंद लेजे में अपना सवाल दोहराया, लेकिन वो इसी तरह 16 बार नजरों से मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में मौजूद नफरत दोचंद हो गई थी। उसके चेहरे पर मुझे जर्रा भर भी खौफ के आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसे खामोश पाकर मेरा दायां हाथ दोबारा घूमा और फिर मैं उसी पर इक्तिफा नहीं कर पाया था। 3-4 थप्पड़ मैंने एक तसलसल से उसके गालों पर जड़ दिए थे, लेकिन इस मर्तबा उसने खुद को लड़कने से बचाए रखा। मेरे थप्पड़ों का तसलसल रुकते ही उसने मुंह में जमा खून एक जानिब थूका और आंखें बंद करके बैठ गई। मुझे उसकी दिलेरी पर हैरानी हो रही थी। ऐसी फाहशा औरतें तो हद दर्जा की बुज़दिल और डरपोक होती हैं। जरा सी धमकी पर थर थर कांपने लग जाती हैं, मगर उसे मेरी इतनी शिद्दत से मारे गए थप्पड़ों का भी कोई असर नहीं हुआ था। मैंने उसके बालों से पकड़कर जोरदार झटका देते हुए बोला, तुम्हें शायद इज्जत रास नहीं है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे हर सवाल का बेचूचरा जवाब दे दूं। उसने आंखें खोलकर हकारत भरी नजर मुझ पर डाली और गार के खुले दहाने की जानिब देखने लगी। मुझ पर जैसे दौरा सा पड़ गया था। मैंने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चटाक चटाक की आवाज से गार की अंदरूनी फिजा गूंज उठी थी। यकीनन उसके चेहरे को काफी पजीराई मिलती रही होगी, लेकिन इस वक्त वो इस आदमी के सामने थी जो औरत जात से नफरत का दावेदार था। माहीन की बहरारवी के बाद इस तरह की आबरू बाख्ता औरतें तो मुझे और भी बुरी लगने लगी थीं, और इस लड़की पर मुझे जो गुस्सा आ रहा था वो खुद मेरे लिए हैरानी का बाहिस था। शायद ऐसी मासूम और पाकीज़ा शक्ल सूरत वाली की बेरहरवी मुझे तैश में डाले हुए थी। मुसलसल थप्पड़ खाकर वो खुद को संभाल न सकी और एक जानब लुढ़क गई। उसके बालों से पकड़कर मैं घसीट कर गार की दूसरी दीवार की तरफ फेंका और उसके जिस्म को ठोकरों पर रख लिया। हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो मुझसे दूर लड़क कर भी नहीं जा सकती थी। नाम पूछा है? मैंने नाम पूछा है तुम्हारा फाशा। चंद ठोकरे खाने के बाद ही उसकी आंखें बंद हो गई थीं। पानी की दूसरी बोतल निकाल कर मैंने पानी के 2-3 छींटे उसके चेहरे पर मारे। उसने कराते हुए दोबारा आंखें खोल दी। एक जोरदार थप्पड़ के साथ उसका इस्तकबाल करते हुए मुस्कुराया, जवाब दो, मैं कह रहा हूँ जवाब दो। उसका बदन तकलीफ की शिद्दत से आहिस्ता आहिस्ता कांपने लग गया था। उसे खामोश पाकर मैंने दोबारा उसके बालों से पकड़कर एक झटके से मुखालिफ दीवार पर दे मारा। अजियत भरी आह मुंह से निकालते हुए वो ऊंधे मुंह लेट गई थी। उसकी पीठ पर 2-3 लातें रसीद करके मैंने उसके बालों से पकड़कर दोबारा गार की दीवार के साथ टेक लगाकर बिठा दिया। मेरा ख्याल है तुम्हें अजियतनाक मौत को गले लगाने का शौक है। अगर इतने ही मर्द हो तो एक बार मुझे आज़ाद करके देखो। उसकी आवाज़ में नफरत, हकारत, गुस्सा, गज़ब और जाने क्या क्या शामिल था। तो मैंने तुम्हें सोते हुए तो गिरफ्तार नहीं किया, हाथापाई करते हुए तुम बेहोश हुई थी। ये कहते ही मेरा बायां मुक्का पूरी कुव्वत से उसके दाएं जबड़े पर लगा। वो बेसाख्ता खून थूकने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया। वो हस्बे साहब खामोश रही थी। मैं उसके पास से उठकर गार के दहाने पर पड़ी क्लैशनकोफ के करीब पहुंचा। उसकी मैगजीन उतार कर मैंने 3 गोलियां निकाली और वापस उसके करीब पहुंचकर मैंने तीनों गोलियां उसकी पुश्त पर बंधे दाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान में रखकर उसकी उंगलियों की पूरों को आपस में मिला दिया। अपनी होंठ सख्ती से आपस में भींचते हुए उसने इस दर्द को सहने की कोशिश की, लेकिन कब तक बेख्तियार उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी। नाम पूछा है? मुझे उसकी सख्त जानी देखकर जैसे मजीद तब चढ़ गई थी। पप्पलू खान उसके मुंह से गोया बेख्तियारी में फिसला था। बिल्कुल तेरे किरदार ही की तरह घटिया नाम है तुम्हारा भी। कलाशनकोफ की गोलियां उसकी उंगलियों से निकालकर मैंने नीचे फेंकी।
इलाका कौन सा है तुम्हारा? अलाम कील। उसने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। अब अपने मुतल्लिक तमाम तफसीलात बताओ। मैं अगला सवाल कर रहा था लेकिन वो एक मरतबा फिर खामोश हो गई थी। सुना नहीं? मेरे हाथ ने एक मरतबा फिर उसके गाल का मिजाज पूछा मगर वो खामोश रही थी। मैंने दोबारा उसे बालों से पकड़ कर घसीटते हुए गार के फर्श पर टेका और मुंह नाक का ख्याल के बगैर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैं क्या पूछ रहा हूँ गलीज फहशा औरत। हज़यान बकते हुए मैंने उसे ज़दोकोब करना जारी रखा। अजीब ढीठ लड़की थी, घुटी घुटी आवाज में करा रही थी लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना उसे गवारा नहीं था। राजा क्या हो गया है तुम्हें? उसी वक्त सरदार गार में दाखिल हुआ। उसने हाथ में कुछ सामान भी उठाया हुआ था। मुझे गुस्से की शिद्दत से कफ उड़ाते देखकर उसने हाथ में पकड़ा सामान नीचे रखा और फौरन मुझे खींचकर उससे दूर ले गया। मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। क्या हुआ है बताओ ना, तुम्हें हो क्या गया है? सरदार के लहजे में तशवीश थी। कुछ नहीं हुआ। वो फाहशा कुछ बताने को तैयार नहीं। मैं गज़बनाक लहजे में चिल्लाया, तो औरतों से पूछगछ का ये कौन सा तरीका है? सरदार ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। ये औरत है। मैं गुस्से में चिल्लाया, ये एक फाहशा है। औरत के नाम पर धब्बा है, कलंक का टीका है। ये इस काबिल है कि इसके साथ इससे भी बुरा सलूक किया जाए। किसी औरत की बहरा रवी इस बात की मुत्तकाजी नहीं होती कि उसके साथ ये सलूक किया जाए, और ये तो मासूम लड़की है। न जाने किस बात ने इसे उस गलीज मर्द की झोली में ला फेंका है। सरदार को पल्लू खान के साथ मेरे नारवा सलूक पर बहुत दुख हुआ था। या राजे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यकीनन तुम अपने हवास में नहीं हो। किसी दूसरी औरत की बेवफाई का बदला तुमने एक मासूम और बेगुनाह लड़की से लेने पर तुल गए हो। मैंने बिपरते हुए कहा, ये एक दहशतगर्द की रखेल है। ये बेगुनाह और मासूम कैसे हो सकती है? दहशतगर्द वो है, ये नहीं। इसकी उम्र देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस अड्डे पर ये किसी मजबूरी की वजह से फंसी हुई थी? हो सकता है इसके किसी सरपरस्त ने कबील खान से रकम लेकर इसे इसके हवाले किया हो। इस जमन में और भी कई तौजीहात की जा सकती हैं और पूछगछ का कोई तरीकाकार होता है। यकीन मानो, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इसके साथ ये सलूक करोगे तो मैं यहाँ से कभी न जाता। चलो तुम ही पूछ लो। गुस्से भरे लहजे में कहते हुए मैंने पानी की बोतल उठाई और घटाघट आधी बोतल पी गया। मेरी बोतल को एक तरफ रखते ही सरदार ने पानी की बोतल उठाई और ऊंधे मुंह पड़ी लड़की की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और दीवार के सहारे बिठाते हुए पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी। मैं इस मंजर से निगाहें चुराकर पांव पिसारे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया था। मुझे अफसोस है बहन, और अपने साथी के नारवा सलूक की मैं माफ़ी चाहता हूँ। सरदार का नर्म और नादम लहजा मुझे एक आंख नहीं भाया था। उसी वक्त मैंने लड़की की तेज सिसकी सुनी। मैंने नजर घुमाकर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों से पानी का सैलाब रवां था। सरदार ने जेब से चाकू निकालकर उसके हाथों और पांव की बंशें काट दी। मैं उसे कहने लगा था कि वो लड़की कितनी खतरनाक लड़ाका है, लेकिन फिर खामोश हो गया। उसे रोते देखकर मुझे भी नदामत महसूस हुई, मगर फिर उसके किरदार का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मैंने ठीक किया था। अच्छा रो मत, अब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम कुछ भी नहीं बताना चाहती तब भी खैर है। उसके रोने पर सरदार का दिल पसीज गया था। दुश्मन के लिए रहम की रमक न रखने वाले पठान से एक लड़की के 2-3 आंसू ही बर्दाश्त नहीं हुए थे। वो मेरी बहन का कातिल है। महीना भर अपने पास कैद रखकर वो मेरी बहन को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जब उसका दिल भर गया तो उसे अपने कुत्तों के सामने डाल दिया। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। वो मासूम इतने वहशियों की ज्यादती बर्दाश्त न कर सकी और जान की बाजी आ गई। क्या अब भी तुम्हारे लानती सरदार को कत्ल करना गलत और नाजायज है? हमारा सरदार? कौन हमारा सरदार? सरदार ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। तुम्हारा एक ही तो सरदार है, कबील खान। उसने रिंधी हुई आवाज में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सरदार के साथ मैं भी उछल पड़ा था। मुझे लगा वो सरदार को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। सरदार ने हैरानगी भरे लहजे में कहा, मगर कबील खान तो हमारा दुश्मन है और मेरा साथी तुमसे कबील खान ही के मुतल्लक तो पूछ रहा था। ये कहते हुए उसने मेरी जानिब देखा। मैंने फौरन कहा, बकवास कर रही है, ये हमें उल्लू बनाना चाहती है। वो तुर्की बतुर्की बोली, बकवास तुम कर रहे हो घटिया इंसान। एक बंधी हुई औरत को जदुकोप करके तुम खुद को बड़ा तीसमार खां समझ रहे हो ना? सरदार, इसको मुंह में लगाम दो, वरना ये ना हो इस मर्तबा इसे मेरे हाथों से पिटने से तुम भी ना बचा पाओ। उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। सरदार ने मेरी बात दरखो अतना न जानते हुए उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। तुम्हारे कहने का मतलब है कबील खान तुम्हारी बहन का कातिल है और तुम उसे कत्ल करने की हवेली में गई थी? हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम अपनी बात की वजाहत कर सकती हो? मुझे उसके बारे में इत्तला मिली थी कि वो अपनी अय्याशी के अड्डे पर मौजूद है। मैं फौरन यहाँ पहुंची, लेकिन उसके गिर्द हिफाजती इंतजाम बहुत सख्त थे। उसके करीब पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं इसी जंगल में छुपी रही। जब वो चला गया तो मैं इस हवेली के शुमाल मगरबी कोने से अंदर दाखिल हुई। उस हवेली का नक्शा
मुझे एक हमदर्द ने बना कर दिया था। मैं उसकी ख्वाबगाह का जायज़ा लेना चाहती थी ताकि अगली मर्तबा जब वो वहाँ आ रहा हो तो उसकी आमद से पहले वहाँ छुप जाऊँ। सामने वाले मुहाफ़िज़ों से बचने के लिए मैं गैलरी की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहाँ तुम्हारे सूरमा साथी से हाथापाई हो गई। मैं इसे कबील खान का आदमी समझ रही थी। हाथापाई के दौरान इसे गालबन कुछ ज़्यादा ही चोटें लग गईं, जिनका बदला ये मुझे बांध कर लेता रहा। उसकी तफसील ख़त्म होते ही सरदार मशकूक लहजे में मुस्तफसर हुआ, क्या मेरे साथी ने तुमसे कबील खान के मुतल्लिक़ कुछ नहीं पूछा? नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने कहा, उसने बस मेरा नाम पूछा है और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। सरदार ने मुलायमती नज़रों से मुझे घूरा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, यह अपना नाम बताने ही पर राज़ी नहीं थी तो मैं कबील खान के मुतल्लिक़ क्या पूछता? अच्छा, जो कुछ हुआ गलतफहमी में हुआ है। मेरा साथी तुम्हें कबील खान की साथी समझकर तशद्दुद करता रहा। उसने शायद समझा कि तुम भी उसकी तरह दहशतगर्द हो। तुम्हारे साथी से बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? वो मुझ पर तपी हुई थी और देखा जाता तो उसका गुस्सा भी वजह था। मैंने कहा, खान साहब ये तुम्हें उल्लू बना रही है, ये कबील खान ही की साथी है। वो तिनक कर बोली, चलो मैं इसकी साथी हूँ, तुम मेरा क्या बगाड़ लोगे? मैंने तंजिया अंदाज में कहा, थोड़ी देर पहले वाली मार भूल गई हो क्या? वो तुर्की बोली, उस वक्त मेरे हाथ पांव बंधे थे, अब हाथ लगा कर देखो। मैं उसीले लहजे में सरदार को मुखातिब हुआ, खान साहब अगर तुम इसे लगाम नहीं दे सकते तो फिर मुझसे गिला ना करना। सरदार ने खफगी भरे लहजे में कहा, यार राजा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर गार से बाहर निकल गया। दिल ही दिल में नदामत महसूस करने के बावजूद मैं ना तो पल्लू खान से माजरत कहने को तैयार था और ना अपनी गलती ही का एतराफ़ करना मुझे गवारा था। उसका नाम भी अजीब सा था, पल्लू खान। पता नहीं उसने मुझे अपना नाम सही बताया भी था या नहीं। सर झटक कर मैं कबील खान की हवेली की जानिब देखने लगा, लेकिन उस जानिब से मुझे धुआं वगैरह उठता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि मैंने सरदार को वाज़ेह तौर पर कहा था कि हवेली को आग लगा दे। एक दफ़ा तो मेरा दिल चाहा कि इस तरफ खुद जाकर आग लगाऊं, मगर फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि हमारे काम का असूल यही था कि जब तक मैं सरदार से मुकम्मल तफसीलात मालूम न कर लेता मेरा इस तरफ जाना नहीं बनता था। सरदार ने गार के दरवाजे पर नमूदार होकर कहा, राजे खाना खा लो। खाना? मैंने हैरानी भरे लहजे में पूछा। कबील खान के आदमी ने जो खाना अपने लिए बनाया था मैं वो अपने साथ ले आया हूँ कि वो ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, तुम दो खाओ, मुझे भूख नहीं है। बेवकूफ़ी की बातें ना करो, समझे? उसने मुझे करीब आकर बाजू से पकड़ कर खींचा। वो एक मजलूम लड़की है यार, क्या दिया ना कि भूख नहीं है। अच्छा, खाना ना खाओ लेकिन हमारे साथ बैठ तो जाओ ना। ज़बरदस्ती मुझे अंदर धकेल कर वो खुद बाहर से खुश्क लकड़ियाँ उठाने लगा। वो दीवार से टेक लगाए पथरीली छत में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठों से अभी तक खून रस रहा था। सफ़ेद चेहरा मेरे मारे हुए थप्पड़ों की वजह से गहरा सुर्ख हो गया था। उसके चेहरे पर छाए गम के बादल देखकर मेरे दिल में नदामत के असरात और गहरे हो गए थे। सरदार ने पहले से बने हुए पत्थरों के चूल्हे के दरमियान में लकड़ियां रखकर उन्हें आग लगाई और अपने थैले से स्टील का कटोरा निकालकर शापर में मौजूद सालन अंडेलने लगा। दूसरे शापर में रोटियां बनी थी। सालन का कटोरा आग पर रखकर उसने पानी की भरी हुई बोतल और स्टील का गिलास भी थैले से निकाल लिया। सालन गर्म करते ही उसने दरमियान में सालन रखकर कहा, पलवैशा आओ खाना खा लो। मैंने सोचा तो गोया इसका नाम पलवैशा खान है। शायद मर्दाना हुलिये की वजह से ये लोगों को अपना नाम पल्लू खान बताती हो। इसी वजह से उसके मुंह से गैर इरादी तौर पर ही पल्लू खान फिसला था। मुंह से कुछ कहे बगैर वो करीब हो गई। सुबह नाश्ते के बाद से मैंने भी कुछ नहीं खाया था। पूरा दिन यूं ही भागदौड़ में गुजर गया था और इस वक्त सूरज गरूब होने की तैयारी में था। मुझे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। वो खाना बनाने वाले के नसीब में नहीं था और खाना बनाते वक्त उसने ये भी सोचा नहीं होगा कि ये खाना वो अपने कातलों के लिए बना रहा है। बाकी इंसान बहुत बेखबर, अनजान और नावाकिफ है। सालों बाद के मंसूबे बनाने वाले को अगले पल का पता नहीं होता। अगर खाना लजीज नहीं भी था तो उस वक्त भूख की शिद्दत ने उसे मजेदार बना दिया था। पलवैशा जबड़ों पर लगने वाले मुक्कों की वजह से नवाला सही तौर पर चबा नहीं पा रही थी। उसी वजह से 2-3 नवाले लेकर वो पीछे होगी। सरदार ने फौरन पूछा, क्यों, क्या बात है बहन? उसने गुस्से भरी निगाह मुझ पर डालकर कहा, कुछ नहीं भाई। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम बगैर बताए सब कुछ उगल देती तो अभी पेट भरकर खाना भी खा लेती। ये तुम्हारी जिद्दबाजी ही का नतीजा है। तुम फिक्र ना करो, कबील खान के बाद तुम्हारा ही नंबर है। उसे कत्ल करके मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगी। हाँ, इस ख्वाहिश में पहले भी काफी मनोमट्टी तले आराम कर रहे हैं, इनमें एक का इजाफा और हो जाएगा। वो तंजिया अंदाज में हंसती, इतने 30 मार खां होते तो एक लड़की के हाथ पांव बांध कर उस पर तशद्दुद न करते। अजीब बात है कि तुम खुद को लड़की समझती हो। मैंने उसके हुलिये पर तंज किया। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, तुम जैसों के लिए मैं यकीनन लड़की नहीं हूँ। तुम लोगों को लड़ने के अलावा भी कुछ सूझता है। जब दोनों जानते हो कि ये लड़ाई गलतफहमी का नतीजा थी तो अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। यूं भी माफ़ी तलाफी होने के बाद गुजरी बातों की अहमियत खत्म हो जाया करती है। सरदार भाई, माफ़ी तलाफी कब हुई? वह हैरानी भरे लहजे में सरदार को मुखातिब हुई। माफ़ तो मैं उसे तब करती जब ये माजरत करता, अपनी गलती और ज्यादती का एतराफ़ करता
और यकीन करो मैं इसके बाद भी इसे माफ करने पर तैयार नहीं हूँ। हाँ, इसके बाद इतना होता कि कबीर खान को कत्ल करने के बाद जब इसकी बारी आती तो मैं इसे दर्दनाक तरीके से कत्ल न करती, बस सर में गोली मारकर जल्द अज जल्द इसकी जान निकाल देती। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया तो तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। वो तरकी बोली, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि मेरी जुबान तेज चलती है या हाथ पाँव। सरदार जच होते हुए बोला, यार राजे तुम ही चुप कर जाओ। मैं खाने से हाथ खींचते हुए बोला, किस वक्त चलेंगे? सरदार ने कहा, आज रात तो मुश्किल है। क्यों, मरवाने का इरादा है क्या? नहीं, पलवैशा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसने नफी में सर हिलाया। हमने इसका ठेका तो नहीं ले रखा, ये शुक्र करे कि इसे कत्ल किए बगैर जाने की इजाजत दे रहे हैं। शुक्र तुम करो कि सरदार भाई की वजह से तुम्हारी जान आर्जी तौर पर बच गई है कि अब कबीर खान की मौत के बाद ही तुम्हारा नंबर आएगा। सरदार पलवैशा की बात पर तवज्जो दिए बगैर बोला, ये अकेली कैसे रह पाएगी? और ये भी तो सोचो, इसकी हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। मैंने गैस भरी हैरानी से पूछा, तो क्या जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हम इसकी तीमारदारी करते रहेंगे? तुम्हारी घटिया तीमारदारी को मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अलबत्ता सरदार ने मुझे बहन कहा है और बहनों का ख्याल भाइयों को रखना पड़ता है। इसकी हर बात और हर जुमले में मेरी जात से नफरत का इजहार भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ये सब दिल की गहराइयों से नहीं कह रही। सरदार खान, मैंने तुम्हें कहा था कि हवेली की हर उस चीज को तीली लगा दो जो आग पकड़ सकती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर ये काम तुम नहीं करते तो यकीनन इतनी जल्दी लौट कर वापस ना आते। शायद उस वक्त तक मैं इसकी ये लंबी जुबान भी काट चुका होता और इसकी ये गिद्दड़ भमकियां सुनने से बच जाता। राजा साहब, वहाँ एक तहखाना भी मौजूद है जिसमें दुनिया जहान की IEDs और बारूद जमा है। टाइम बम और मुख्तलिफ बारूदी फंदे भी पड़े थे। बस मैंने 2 टाइम बम तहखाने में लगा दिए और दोनों गाड़ियों के ऑयल टैंक के साथ भी एक बम लगा दिया था। तमाम पर मैंने 24 घंटे का वक्त सेट कर दिया है। तहखाने के दरवाजे के साथ मैंने स्विच नंबर 4 मार्क 1 लगा दिया है कि अगर कोई 24 घंटों से पहले वहां आ जाए तो उन टाइम बमों को फटने से ना रोक सके। वैसे एक पठान से मुझे कतन इस शकलमंदी की तवक्का नहीं थी। मैंने हंसते हुए उर्दू में कहा ताकि पलवैशा की समझ में मेरी बात ना आ सके। वैसे मुमकिन था कि वो उर्दू जानती हो, लेकिन इस इलाके की अमूमी खवातीन उर्दू जुबान से नाबलद हैं और पलवैशा के बारे में मेरा अंदाजा यही था कि वो उर्दू जुबान नहीं जानती। मेरी बात पर उसने किसी किस्म का तबसरा नहीं किया था। ये देखकर तो मेरा गुमान यकीन में बदल गया था, वरना सरदार की तसल्ली देने और मुआज़त करने के बाद से तो वह हर फिक्रे में मुझे मलऊन करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कितने ही अक्लमंद हो। उसका सबूत एक बेकसूर लड़की के जख्मी जिस्म की सूरत मेरी आंखों के सामने धरा है। सरदार ने भी जवाब देने के लिए उर्दू जुबान ही का सहारा लिया था। बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, और मैं इस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाहता। मैं उठकर गार से बाहर आ गया। सूरज पहाड़ी के पीछे गायब हो गया था। मुलगजे अंधेरे में मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई ऐसी हरकत नजर न आई जो मुझे किसी हिफाजती इंतजाम की तरगीब देती। यूं भी हवेली में आने वालों का ध्यान इस तरफ नहीं आ सकता था। दुश्मन किसी को नुकसान पहुंचाकर वहीं बैठा नहीं रहता। अंधेरा गहरा होने तक मैं गार के बाहर ही फिरता रहा। इस दौरान मैंने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी। गो मौसम खुशगवार था, लेकिन रात के 2-3 बजे सर्दी बढ़ जाती थी। इस वजह से मैंने लकड़ियां इकट्ठी करना जरूरी समझा था। मैं लकड़ियां अंदर ले जाने का सोच ही रहा था कि सरदार गार के दहाने पर नमूदार हुआ। राजा साहब, अगर चाय पीना है तो आ जाओ। मैंने इकट्ठी की हुई लकड़ियों के ढेर से आधी लकड़ियां उठाकर कहा, हाँ चाय तो जरूर पीऊंगा, तुम जरा लकड़ियां गार के अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। सरदार ने स्वाद में सारी लाते हुए बाकी लकड़ियां उठा ली। चूल्हे में पहले वाली लकड़ियां अभी तक जल रही थी। उनकी रोशनी में मुझे पलवैशा स्लीपिंग बैग में गुम नजर आई। ये मुसीबत सो गई है। मैं स्टील के कटोरे से कप में चाय अंडेलने लगा। हाँ, मैंने इसे दर्दकश गोलियां खिलाकर सुला दिया है। कहीं इसे मेरे वाले स्लीपिंग बैग में तो नहीं सुला दिया? मजबूरी थी यार, तुम्हारा स्लीपिंग बैग थोड़ा आरामदेह है। मैंने सोचा इसकी हैसियत हमारे पास मेहमान किसी है, और फिर ये लड़की भी तो है। शुक्रिया। मैं तल्ख अंदाज में कथा कलामी करता हुआ गार की संगलास दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए गर्म चाय से लुत्फ अंदोज होने लगा था। पलवैशा की गहरी सांसें इस बात का ऐलान कर रही थी कि उसे नींद आ गई थी। वैसे राजे यार, तुम ऐसे चिड़चिड़े, बदइखलाक और जालिम तो नहीं थे। सरदार मेरे साथ लग कर बैठा हुआ दुखी लहजे में पूछने लगा। सरदार खान, जानते हो मैंने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? पलवैशा की नींद में होने के बावजूद मैंने उर्दू जुबान ही को जरिया इजहार बनाया था। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। मुझे उर्दू में बात करते देखकर उसने भी पश्तो बोलने से एतजाज बरता था। याद है जिस दिन अमेरिका से लौटे थे, हम कितने खुश थे। तुम्हें चनारे बेगम के पास जाने की जल्दी थी और मैं माहीन के पास जाने को बेताब था, और अपने दुख सुख के साथी से मिलने की लगन ऐसी थी कि हमने घरों का रुख करने में कोई देर नहीं लगाई थी। ऐसे लम्हात भूलते तो नहीं है ना यार। सरदार शहर से मैंने स्पेशल टैक्सी करवाकर गांव का रुख किया था, और फिर अबूजान की नींद खराब न करने के ख्याल से मैं दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ
और जब लातादाद ख्वाहिशों, उमंगों और मोहब्बत से लबरेज दिल के साथ अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचा तो ख्वाबगाह की लाइट जल रही थी और मेरी बीवी अकेली नहीं थी। मेरी शरीके हयात, मेरी लाडली बीवी, मुझे मोहब्बत की दावेदार, हजारों वादे और कस्में खाने वाली एक और मर्द की आगोश में पड़ी थी। सरदार, तुम अंदाजा कर सकते हो कि उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस मर्द को कत्ल करूं, बीवी की गर्दन उतारूं, दोनों को जिंदा जमीन में दफन कर दूं या खुदकुशी करना बेहतर होगा। लेकिन फिर मैंने उनमें से कोई काम न किया और उन दोनों को उसी वक्त घर से निकालकर बीवी को तलाक दे दी। जेनिफर के बारे में तुम जानते हो कि आखिरी दिन तक वो मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाती रही, फक्त इसलिए कि मैं एक अच्छा निशानेबाज था और उसके सीनियर्स को मेरी जरूरत थी। यकीन मानो उसके बाद मुझे औरत जात से नफरत होगी, घिन आने लगी। इस जात की मकारियों और चालबाजियों से बाज यहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन अभी पिछले दिनों रुमाना ने उस नफरत को हवा देने में अहम किरदार अदा किया। शादीशुदा होने के बावजूद वो मुझे शादी पर उकसाती रही। आखिर किसी की बीवी थी ना वो। ये सारी बातें मेरे जहन में हर वक्त गर्दिश करती रहती हैं। दर हकीकत पलवैशा के चेहरे में मुझे इन तीनों खवातीन की झलक नजर आई। वो तीनों जो मुझे पसंद होने के बावजूद मेरे लिए काबिल नफरत हैं। पलवैशा इन तीनों से खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत लड़की का यूं बहरा रूह होना, कबील खान जैसे शख्स की दाश्ता होना मेरे लिए इतना तकलीफ दे और अफसोसनाक था कि मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सका। उसने भी मुझे तो हकीकत नहीं बताई, चुपचाप मार खाती रही। बाद में मेरा नदामत जाहिर करना या माजरत करना किस काम आता। तुम नहीं जानते उस लड़की को मैंने किस कदर ज़दोकोप किया है, उसके फूल से गालों पर कितने थप्पड़ मारे हैं, उसके रेशमी बालों को किस बेदर्दी से खींचा है। मैं एक लहजे के लिए रुका और फिर गहरा सांस लेते हुए गोया हुआ, इन तीनों खवातीन का बदला मैंने इसी से ले लिया है। इस सलूक की हकदार वो तीनों थीं, लेकिन इसका निशाना एक मासूम बन गई जो पहले से कबील खान जैसे गलीज की डसी हुई थी। सरदार ने गमगीन लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे दुख का इदराक है राजे। यकीनन एक मर्द के लिए सबसे अफसोसनाक और दुख देने वाली बात उसकी बीवी की बेवफाई होती है। यहाँ तक कि दुनिया भर की औरतों के साथ गलत ताल्लुक रखने वाला मर्द भी इस बात को गवारा नहीं करता कि उसकी बीवी किसी गैर की जानिब नजर रखे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तुमने जो कुछ किया जज्बात से मगलूब होकर किया है, लेकिन बाद में इस मासूम लड़की की दिलजोई ही के लिए सही इससे माजरत जरूर कर लेना। नहीं कर सकता, किसी औरत से भी माजरत नहीं करूंगा। अब तो इस सन्फ से मेरी नफरत पहले से कई गुना बढ़ गई है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। उसका काम बनता था कि मुझे हकीकत बता देती। मेरी ज़हनी रूह फिर से भटक गई थी। एक लम्हा पहले मैं उसे मासूम गर्दान रहा था, लेकिन जब सरदार ने मुआजरत की बात की तो मेरे अंदर वही औरत बेजार जीशान जाग उठा था।